हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था इरैशनल नंबर्स के बारे में। थ्योरम 1.4 रूट 2 इज इरैशनल, यह हम लोग प्रूव कर चुके थे पिछली क्लास में। एक बार इसी को फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बिना काम बहुत मुश्किल होता है और यह थ्योरम इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा जरूरी बात यह है कि इसका प्रूफ होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है? जो बात गलत है, जो स्टेटमेंट गलत है, जो साफ साफ दिख रहा है कि यह गलत है। मतलब अगर मैं कह दूं 2 + 2 = 5, यह गलत है ना? बिल्कुल गलत है, यह साफ साफ पता है यह गलत है। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है, जो साफ दिख रहा है कि गलत है, उसको कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं। अजीब बात है कि इस तरीके से भी प्रूफ होता है थ्योरम। जो लोग मेरा पिछला वीडियो देखे थे उनको पता ही होगा क्या होता है या मेथड कैसे होता है। तो जो देखे थे और जो नहीं देखे थे सभी के लिए इसको मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, ठीक है? तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कोई भी चीज को प्रूफ कैसे करते हैं मैथ्स में, ये मेथड बार बार आएगा आपसे। पहली बार अभी आया है, आगे जब तक मैथ पढ़ोगे ये मेथड चलता रहेगा। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं? हमने मान लिया, जैसे मान लो कुछ भी हमें करना है, जैसे कि हमने अगर मान लिया कुछ भी कि जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कई बार मानते हैं ना, लेट कुछ भी मान लेते हैं। जैसे मान लो लेट x = 100 हमने मान लिया है। उसके बाद इसके ऊपर आगे कैलकुलेशन करते जाते हैं, है ना? 10% ऑफ x निकालना है तो निकाल दिया, और कुछ करना है तो कर दिया, आगे सारे कैलकुलेशन चलते करते जाते हैं। और जब एंड में कहीं ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो दिखता है कि यहीं गलत हो गया है, तो जो क्वेश्चन में दिया है वो नहीं हुआ है, जो चीज़ हमें पता है वो नहीं हुआ है, ऐसा कुछ हो जाता है, तब हम लोग बोलते हैं ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ये लेट जो किया था हमने ये गलत हो गया है ना? तो इस थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें सबसे पहले तो कहते हैं कि लेट मान लेते हैं √2 जो है ये रैशनल है ना? जो क्वेश्चन में दिया है उसका बिल्कुल उल्टा मान लेते हैं। √2 जो है यह या तो रैशनल हो सकता है या इरैशनल हो सकता है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है, दोनों एक साथ भी नहीं हो सकता है। या तो यह रैशनल होगा या यह इरैशनल होगा, इसके अलावा तीसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग कॉइन टॉस करें तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना? हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता है कॉइन टॉस करने से। उसी तरह से √2 जो नंबर है या कोई भी नंबर अगर होता है उसके लिए दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो रैशनल होगा या इरैशनल होगा, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं हो सकता है। तो हमने मान लिया ये रैशनल है। इसको मान करके हम लोग कुछ कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करते करते कहीं ऐसे जगह पे पहुंचते हैं जो पता चलता है कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो गलत हमारा क्या हो सकता है? जो हमने माना है यही गलत हो सकता है, और तो कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकता है। जो माना है वह गलत हो सकता है। तो हमने जो माना था, हमने जिस स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन थ्योरम स्टार्ट किया था, वही स्टेटमेंट गलत है। यह गलत है मतलब इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा मतलब √2 इज इरैशनल हो जाएगा, है ना? कैसे आता है अब देखते हैं हम लोग। तो अब इरैशनल नंबर की परिभाषा, डेफिनेशन एक बार फिर से याद कर लो। Number cannot be expressed in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0, है ना? रैशनल नंबर वह होता है जो p/q के फॉर्म में लाया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि दिया हुआ है p/q के फॉर्म में। जैसे 0.3333, यह नंबर p/q के फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको कन्वर्ट किया जा सकता है p/q के फॉर्म में, 1/3 होगा जब। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर हो और q 0 के बराबर ना हो।
इतनी कंडीशन सेटिस्फाई होने से नंबर रैशनल हो जाता है। तो हमने मान लिया है कि √2 रैशनल है, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा। यह कंडीशन सेटिस्फाई होगा, इसका मतलब होगा कि √2 को हम लोग p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर p आएगा, नीचे q आएगा। p/q के फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं, यह सब लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, समझ रहे हो। p और q इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है p/q सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है ना भी हो, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। हो सकता है p/q सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर्स भी हो। तो उन सारे कॉमन फैक्टर्स जो भी हैं उनको निकाल देते हैं। उसके बाद मान लो हमारे पास बचा है a/b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम, मतलब a और b में कोई भी अब कॉमन फैक्टर नहीं बच गया है। क्या हो सकता है a/b? जैसे 2/5 हो सकता है, 4/9 हो सकता है, इस तरह का कोई भी नंबर जिसमें आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। प्राइम होना बिल्कुल जरूरी नहीं है अब इसको, बस ऐसा ही है कि दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो √2 = a/b आ गया, और a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस चीज को मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे, a एंड b do not have any common factor। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि a एंड b आर कोप्राइम ऑल्सो। बात एक ही होगी, a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है समझ में आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या होता है समझ में आ रहा है। देखो मेरे साथ वीडियो देखने का यही फायदा है कि एक एक स्टेप, एक एक शब्द मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा क्या होता है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ऐसा कहीं भी नहीं आएगा कि ऐसा होता है मान लो, सिर्फ होता है इसलिए मान लेना है, नहीं, सब कुछ मैं बताऊंगा, एकदम समझ में आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं बचना चाहिए जो बोल दो कि यह तो ठीक से नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, मैं हेल्प करूंगा, दोबारा बताऊंगा, तिबारा बताऊंगा। जरूरत हो तो मुझसे मिल भी सकते हो अगर आसपास हो तो। मैं कहलगांव में रहता हूं, कहलगांव के लोगों के लिए तो बहुत ही फायदे की बात है, ठीक है। तो हमने अब देख लिया कि p/q को √2 को p/q लिखा, जिसको a/b में कन्वर्ट कर दिया। एक एग्जांपल लेके देख लें क्या, यही ले लो, मान लो हमारे पास 0.33 जो नंबर था, इसको 2/6 भी लिख सकते हैं, 3/9 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो, सब कुछ 1/3 के बराबर होगा। और जब 1/3 लिख देंगे इसको, तब यह होगा कि कॉमन फैक्टर सारे खत्म हो गए, ठीक है। तो अब हमने देख लिया p/q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा है, ठीक है। कॉमन फैक्टर नहीं बचा है तो हमारा आ गया है √2 = a/b। यहां से हमें क्या मिलता है, दोनों तरफ को अगर स्क्वायर कर दें, 2 = a² / b², तो हमें क्या मिल गया, 2b² = a², है ना। इसका मतलब हमने पिछला थ्योरम जो पढ़ा था, इसके जस्ट पहले जो थ्योरम पढ़ा था उसमें था कि इफ p डिवाइड्स, याद आ रहा है, a², इट मीन्स p डिवाइड्स a। इस थ्योरम को अब यहां पे लगा देना है। हम देख रहे हैं कि 2 डिवाइड्स a², दिस मीन्स 2 डिवाइड्स a। a का एक फैक्टर 2 है, तो a को हम लोग लिख सकते हैं 2 से, है ना। a = 2 × कुछ तो आएगा, तो a = 2c। चलो ये इक्वेशन नंबर 1 अगर हम लोग मान लेते हैं इसको, और ये इक्वेशन 2।
तो अब a की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट 2 इन 1, a जो यहां पे है a की वैल्यू हम लोग लिख देंगे अब 2c, तो क्या आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, c का स्क्वायर होगा 2c स्क्वायर, a स्क्वायर है तो c स्क्वायर होगा, नहीं पूरे का स्क्वायर होगा। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं भी थोड़ी सी गलती होगी गड़बड़ हो जाएगा। a का स्क्वायर है, a की जगह 2c लिखा तो अब पूरे को स्क्वायर करना है, तो आ जाएगा क्या हमारे पास 4c स्क्वायर, है ना। अब 2 कैंसिल कर दो, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। फिर से हम लोग वहीं पे आ गए हैं, इसी थ्योरम को फिर से अप्लाई करना है और अब हम लोग बोलेंगे कि 2 डिवाइड्स c स्क्वायर, सॉरी c नहीं b स्क्वायर को करेगा अब डिवाइड, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b, है ना। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट ये आया था 2 डिवाइड्स a और एक स्टेटमेंट आया है 2 डिवाइड्स b। लेकिन हमने यहां पे जो किया था इस स्टेटमेंट को देखो, a बाय b के फॉर्म में था, फिर उसको √2 जो है p बाय q के फॉर्म में था, उसको a बाय b के फॉर्म में लाए थे, वेयर a एंड b आर को प्राइम, मतलब इसका था a एंड b डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, है ना। हमने यहां पे साफ साफ क्लियर कर लिया था a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, a एंड b डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। लेकिन हो किया गया, हमें एक कॉमन फैक्टर मिल गया, 2 डिवाइड्स b और 2 डिवाइड्स a, मतलब 2 इज ए कॉमन फैक्टर of a and b which is wrong, या which is a contradiction भी इसको बोल सकते हैं। मतलब ये गलत हो गया है। अब गलती कहाँ हो सकती है? गलती होने की गुंजाइश एक ही जगह पे है इसमें, और वह कहाँ पे है समझ में आ ही रहा है। गलती यही हुई हो सकती है, लेट 2 इज रैशनल, यही एक स्टेटमेंट जो हमने माना था जो गलत है। तो इसका मतलब यही है कि 2 इज नॉट रैशनल, 2 इज नॉट रैशनल मतलब 2 इज इरैशनल। क्लियर है? √2 इरैशनल क्यों होगा, समझ में आ गई है बात? ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था टू प्रूव दैट √3 इज इरैशनल, ये मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी डिस्कस कर लेते हैं इसको। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो हमने √2 के लिए किया है, वही पूरा का पूरा काम √3 के लिए कर देंगे। ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना। तब देखो रिवाइज पे करवा देता हूँ, एकदम प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर भी मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ, समझा देता हूँ ताकि दिमाग में सेट हो जाए अच्छे से। किताब में तो दिया ही है, कहीं से भी देख सकते हो, लेकिन अगर दिमाग में सेट हो गया तो अच्छी बात है, किताब में सेट होने से कोई फायदा नहीं है। ध्यान देखो, ध्यान से देखो, इसको भी देखो। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस होगा, जहां जहां उस क्वेश्चन में 2 आया था वहां वहां इस क्वेश्चन में 3 आता चला जाएगा और कोई फर्क नहीं होगा। तो एग्जाम में अगर √3 की जगह √5 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, कुछ भी आ जाए इस तरह का नंबर, सेम प्रोसेस को फॉलो कर देना है, सब कुछ सेम आता चला जाएगा। सिर्फ जो नंबर है 3 के जगह पे 5, 7, 9, 11 जो भी है आता चला जाएगा। √4 नहीं आ सकता है एग्जाम में, इसलिए नहीं आ सकता है कि √4 = 2 हो जाता है, तो यह इरैशनल होता ही नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब हम लोग बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो सबसे पहला स्टेप हमने किया था लेट √3 इज रैशनल, मान लिया था कि जो दिया है वह गलत है।
है ना, क्वेश्चन में जो दिया है उसको गलत मान लिया। गलत मान लिया मतलब √3 इज इरेशनल, दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू a बाय b वेयर a एंड b आर को प्राइम। एक स्टेप मैंने कम कर दिया है, अब कोई जरूरत नहीं थी उस स्टेप की हमें, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या होगा, 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये स्टेटमेंट नंबर 1 आ गया हमारा। कोई मुश्किल काम तो नहीं कर रहा हूं मैं, कोई टेढ़ा काम नहीं है, कोई बाउंसर नहीं जा रहा है, सारा कुछ दिमाग में ही सेट हो रहा है, इधर से तो नहीं निकल जा रहा है कुछ। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या मिलता है, हमारा जो थ्योरम था, if p divides a square, p also divides a, तो हमारे पास है 3 divides a square, this implies 3 divides a, this implies 3c, a is equal to 3c हम लोग लिख सकते हैं। ये आया हमारा स्टेटमेंट नंबर 2। जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है कुछ। हमने जो थ्योरम इसके पहले पढ़ा था उसमें था कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p ऑल्सो डिवाइड्स a। अब यहां पे आ रहा है 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मतलब यह भी है कि 3 डिवाइड्स a। 3 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a को भी डिवाइड करेगा, तो a जो हमारा है वो 3 इंटू समथिंग इंटीजर, सारे इंटीजर्स होंगे। अब a b c सारे को प्राइम है, को प्राइम में मतलब इंटीजर भी है और c भी इंटीजर ही आएगा। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, यहां से जो वैल्यू है इसको a की जो वैल्यू है उसको 1 में डाल देना, क्या आएगा, 3b इज इक्वल टू 3c पूरे का स्क्वायर, ब्रैकेट में 3c आएगा फिर पूरे का स्क्वायर करना है, ऐसे नहीं लिख देना है, 9c स्क्वायर। तो 3 जब कैंसिल कर देंगे हम लोग तो क्या बच जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, है ना। फिर से हमारा यह जो थ्योरम था इसी से आ जाएगा, 3 divides c square, this implies 3 स्क्वायर नहीं b स्क्वायर, 3 divides b, मतलब हमें एक कॉमन फैक्टर मिल गया है, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर आया था और 3 डिवाइड्स b आ गया, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। Hence, square root 3 is rational। अब तो कोई डाउट नहीं रह गया इस क्वेश्चन में, हर तरह से बता दिया है मैंने। इसके बाद भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन रह जाता है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन रह जाता है तो मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग इरेशनल नंबर में घुस चुके हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं डिसाइड कर चुके हैं हम लोग। अब इरेशनल नंबर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, रैशनल या इरेशनल। ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें तो क्या आएगा। 9th क्लास में कुछ पढ़ा था, याद आ रहा है। रैशनल प्लस और माइनस इरेशनल इज इक्वल टू
इरैशनल। और क्या था? रैशनल इनटू या डिवाइडेड बाय इरैशनल इज इक्वल टू इरैशनल। पढ़ा था, याद आ रहा है? 9th में था यह सब कुछ। जैसे अगर स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 कर दिया जाए तो ये इरैशनल होगा। स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 अगर कर दिया जाए तो ये भी इरैशनल होगा। उसी तरह से मल्टीप्लाई कर देगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू 2, ये भी इरैशनल होगा। 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, ये भी इरैशनल होगा। 9th में सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग, याद आ रहा है? तो इसमें से कुछ का प्रूफ हम लोग अभी देख लेंगे। स्टार्ट करें। एग्जाम्पल 10 है यह एनसीईआरटी बुक का। सो दैट स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इरैशनल। इसमें रैशनल कौन सा है, इरैशनल कौन सा है? पूछने वाली बात नहीं है। 5 रैशनल है, स्क्वायर रूट 3 इरैशनल है। फिर से इरैशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग मान लेते हैं ये रैशनल है। लेट स्क्वायर इज रैशनल, है ना, इसको रैशनल मान लिया और फिर आगे चल के कुछ वैसा ही कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर देंगे हम लोग। तो क्या करेंगे? 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। है ना, बहुत ही आसान है यह। तो 5 माइनस a बाई b करेंगे तो ये क्या आता है? स्क्वायर रूट 3। कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? राइट साइड तो इरैशनल है, ये तो पता है। लेफ्ट क्या है? स्क्वायर रूट 3 इज इरैशनल। और ये एक रैशनल है, ये भी एक रैशनल है। रैशनल प्लस रैशनल रैशनल ही होता है। तो LHS जो कि है 5 माइनस a बाय b इज रैशनल। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। फिर से आ गए हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन पे। एक साइड हमारा इरैशनल है, एक साइड हमारा रैशनल है, जो कि पॉसिबल नहीं है। नंबर या तो इरैशनल हो सकता है या रैशनल हो सकता है, बीच का नहीं हो सकता है नंबर। ऐसा कभी हो सकता है क्या? एक रैशनल हो नंबर रैशनल है तो उसको इरैशनल में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यही हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है। इसलिए हेंस 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इरैशनल। अब ये तो प्रूफ हो गया। एग्जाम में 5 के जगह कोई दूसरा नंबर हो और स्क्वायर रूट 3 के जगह कोई दूसरा इरैशनल नंबर हो या माइनस की जगह प्लस हो, तो कोई फर्क पड़ेगा इस पूरे प्रोसेस में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधा सीधा जो क्वेश्चन में दिया है उसको रैशनल मान लेना है, उसको a बाई बी मान लेना है और फिर रैशनल को एक तरफ ले आना है, इरैशनल को एक तरफ ले आना है। सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो गए। कोई नंबर बचा तो नहीं इसके बाहर? सारे नंबर कवर हो गए। इस तरह यह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है अब तो। चलो ये वीडियो एंड करने से पहले हम लोग मल्टीप्लाई वाला भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। उसके सारे क्वेश्चंस तुम लोग होमवर्क में बना सकते हो। कोई क्वेश्चन ना बने कमेंट करोगे मुझे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो दैट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल। फिर से वही प्रोसेस करना है, कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड से फॉलो करेंगे। वी विल प्रूव दिस क्वेश्चन बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है? लेट
3 स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल, तो 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बाय बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम। यार इस क्वेश्चन में को प्राइम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां से क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 3 टाइम्स b, है ना। अब क्या है, LHS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू इररेशनल, स्क्वायर रूट 2 तो इररेशनल ही होगा, इसको तो रैशनल होने का पॉसिबिलिटी है नहीं, और a डिवाइड बाय 3b इज रैशनल, है ना। हेंस वी अराइव एट ए कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया हमारा। देयरफॉर 3 स्क्वायर रूट 2 इज इररेशनल। कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड क्लियर हो गया। रैशनल इररेशनल कैसे प्रूफ करेंगे, क्लियर हो गया, राइट। अगर हमारे पास नंबर स्क्वायर रूट 2 इज इररेशनल, स्क्वायर रूट 5 इज इररेशनल, इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो उसका एक मेथड है, और अगर रैशनल और इररेशनल का सम या प्रोडक्ट दिया है तो उसका एक दूसरा मेथड है। दोनों मेथड क्लियर हो गए, सारे मेथड्स एक वीडियो में, इसीलिए मैंने एक साथ ला दिए हैं, इकट्ठे रहेंगे, जब भी चाहोगे इसको रिपीट कर सकते हो, रिवाइज करने में बहुत हेल्प आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 अब कंप्लीट हो चुकी है, इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट थे मैं कवर कर चुका हूँ, होमवर्क में बना लोगे, कोई दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट करोगे, ओके।